हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा मैम। आप देख रहे हो सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री ऑफ मास्टर ऑफ फार्मेसी, सब्जेक्ट कोड MPC 101। इसमें हम यूनिट 1 देख रहे हैं। हम लोगों ने कुछ टॉपिक्स कवर कर लिया है। आज हम पढ़ने वाले हैं चॉइस ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्वेंट इफेक्ट, एप्लीकेशन ऑफ UV विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि UV विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी को कैसे परफॉर्म करते हैं और उसके इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में पढ़ा था। तो हम लोगों ने देखा कि वहाँ पे सॉल्वेंट की भी ज़रूरत होती है। तो हम यही यहाँ पर देखेंगे कि जो सॉल्वेंट हम यूज करते हैं वो कैसा होना चाहिए। तो यहाँ पर हम चॉइस ऑफ सॉल्वेंट एंड इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमारा पहला टॉपिक है चॉइस ऑफ सॉल्वेंट। इसमें पहला पॉइंट बोल रहा है अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रा ऑफ कंपाउंड आर यूजुअली डिटरमाइंड इधर इन द वेपर फेज और इन वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन। तो जो हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोपी परफॉर्म करते हैं तो वहाँ पे हमने जो सैंपल लिया है तो वो सैंपल हमारा जो होता है या तो वो वेपर फेज में होना चाहिए या वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन फॉर्म में होना चाहिए। और दूसरा पॉइंट है सॉल्वेंट मस्ट बी ट्रांसपेरेंट विद इन द वेवलेंथ रेंज बीइंग एग्जामाइंड। और जो सॉल्वेंट हमारा यूज होना चाहिए, जो हम यूज करेंगे सॉल्वेंट, वो हमारा नेचर में कैसा होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अ सॉल्वेंट फॉर UV स्पेक्ट्रोस्कोपी शुड मीट द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट। तो जो हम सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं वो कैसा होना चाहिए, तो यहाँ पे हम देखेंगे। पहला पॉइंट है इट शुड नॉट इटसेल्फ एब्जॉर्ब रेडिएशन। वो खुद रेडिएशन को एब्जॉर्ब ना करे इन द रीजन अंडर इन्वेस्टिगेशन। जब हम सैंपल को लगाए हुए हैं UV स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो सॉल्वेंट हमारा खुद रेडिएशन को एब्जॉर्ब ना करे। सेकेंड पॉइंट है इट शुड बी लेस पोलर टू मिनिमम इंटरेक्शन विद सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स। ये लेस पोलर होना चाहिए ताकि जो सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स हम यूज कर रहे हैं, यानी जो सैंपल हम यूज कर रहे हैं, उनसे ये इंटरेक्ट ना कर पाए, इसलिए वो लेस पोलर हमें लेना चाहिए। थर्ड पॉइंट है द सॉल्वेंट शुड बी चीप हैविंग गुड डिजॉल्विंग पावर। जो सॉल्वेंट है हमारा वो चीप होना चाहिए और ईजिली अवेलेबल होना चाहिए, और ये हैविंग गुड डिजॉल्विंग पावर, और उसके पास डिजॉल्व होने का अच्छा पावर होना चाहिए, मतलब ईजिली डिजॉल्व हो जाए। नेक्स्ट है मोस्ट कॉमनली यूज सॉल्वेंट आर इथेनॉल, एनहेक्सेन, मिथेनॉल, वाटर, ईथर एक्सेट्रा। जो हम लोग कॉमनली सॉल्वेंट को यूज करते हैं तो उनमें कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं लाइक इथेनॉल, एनहेक्सेन, मिथेनॉल। जैसे कि मैंने जब अपना परफॉर्म करा था एम फार्मा में थेसिस, तब वहाँ पे मैंने एनहेक्सेन का यूज किया था। आप भी परफॉर्म करोगे तो इनमें से किसी न किसी सॉल्वेंट का यूज जरूर करोगे आप। यहाँ पर कुछ सॉल्वेंट दिए गए हैं उनके लोअर वेवलेंथ के साथ जो आप स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज कर सकते हो। तो वाटर दिया हुआ है, उसका लोअर वेवलेंथ 205 नैनोमीटर, इथेनॉल है 210, हेक्सेन है 210 एंड क्लोरोफॉर्म है 245 नैनोमीटर के रेंज के साथ। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक बार आप मुझे बताओ कि जब हम सॉल्वेंट चूज करते हैं तो वो कैसा होना चाहिए, यानी कि चॉइस ऑफ सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए। तो अभी हम लोगों ने देखा सबसे पहले कि जो सॉल्वेंट होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, लेस पोलर होना चाहिए। सेकेंड हमने देखा कि वो सॉल्वेंट रेडिएशन को खुद एब्जॉर्ब न करे, मतलब नॉट एब्जॉर्ब रेडिएशन इटसेल्फ, मतलब वो खुद से एब्जॉर्ब ना करे। थर्ड पॉइंट हमने देखा कि वो कैसा होना चाहिए, चीप होना चाहिए, मतलब सस्ता होना चाहिए, ईजिली अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, ईजिली अवेलेबल होना चाहिए। और उसका नेक्स्ट हमने देखा था कि गुड डिजॉल्विंग पावर होना चाहिए, उसके अंदर गुड डिजॉल्विंग पावर होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल देखे थे, जैसे आप बताओ इथेनॉल, नेक्स्ट ईथर, मैंने जो यूज किया था हेक्सेन। ओके, तो ये हमने देखा था कि चॉइस ऑफ हमारा सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए, चॉइस ऑफ सॉल्वेंट के बारे में। ठीक है, अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। तो इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट में पहला पॉइंट है हमारा द सॉल्वेंट एक्सर्ट अ डीप इम्पैक्ट ऑन द क्वालिटी एंड शेप ऑफ स्पेक्ट्रम। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि जो सॉल्वेंट हमारा होता है ये अपना काफ़ी डीप इम्पैक्ट छोड़ता है। ठीक है, शेप ऑफ स्पेक्ट्रम फॉर्म करने में, ठीक है, या क्वालिटी को मेंटेन करने में। ठीक है, देखिए रेडिएशन को भले ही एब्जॉर्ब ना करे, ठीक, सैंपल ही एब्जॉर्ब करेगा रेडिएशन को, लेकिन सॉल्वेंट अब प्रेजेंट है तो कोई ना कोई तो इम्पैक्ट शो करेगा ही। तो यहाँ पे हम वही देखेंगे कि क्या इम्पैक्ट शो कर रहा है।
नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है अ ड्रग में एब्जॉर्ब अ मैक्सिमम रेडिएशन एनर्जी एट अ पर्टिकुलर वेवलेंथ इन वन सॉल्वेंट बट सेल एब्जॉर्ब पार्शियली एट द सेम वेवलेंथ इन अनदर सॉल्वेंट। देखिए इसका सिंपल सा मीनिंग ये है, सिंपल लैंग्वेज में समझे तो ये कह रहा है कि अगर हमारा सैंपल सेम हो, ठीक है, सैंपल हमारा सेम है, लेकिन यदि कहीं हम सॉल्वेंट को चेंज कर रहे हैं तो उसका कहीं ना कहीं लैम्डा मैक्स पे इफेक्ट पड़ने वाला है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में आप देखो कि हमने यहाँ पे एसीटोन लिया है, ठीक है, और उसमें हमने सॉल्वेंट यूज किया है एन-हेक्सेन। एसीटोन एज ए सैंपल लिया था हमने और उसमें सॉल्वेंट यूज किया हमने एन-हेक्सेन। तो इस केस में लैम्डा मैक्स हमारा है 279 नैनोमीटर। लेकिन सेम सैंपल अगर हमने एसीटोन को सॉल्वेंट वाटर में अगर डिज़ोल्व करके मेज़र करा तो लैम्डा मैक्स हमारा कितना आया 264.5 नैनोमीटर। तो कहीं ना कहीं सैंपल सेम होने के बावजूद अगर हम सॉल्वेंट को चेंज कर दे रहे हैं तो हमारे लैम्डा मैक्स में कहीं ना कहीं चेंजेस आ जा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक टर्म है सॉल्वेटोक्रोमिज्म। तो सॉल्वेटोक्रोमिज्म क्या होता है, पहले ये देखो आपकी अगर आप कोई सॉल्वेंट सैंपल में ऐड कर रहे हो, ठीक है, अगर आप मान लीजिए पहले से ही सैंपल, जैसे मैंने एसीटोन को ही लिया था, मान लीजिए आप सैंपल आपका था एसीटोन, ठीक है, आप इसमें अगर कोई सॉल्वेंट ऐड कर रहे हो, ठीक है, आप इसमें कोई सॉल्वेंट ऐड कर रहे हो तो कहीं ना कहीं ये सॉल्वेंट जो है कहीं ना कहीं किसकी तरह बिहेव करेगा, या तो क्रोमोफोर की तरह बिहेव करेगा या फिर ऑक्सोक्रोम की तरह बिहेव करेगा। अब आप समझ सकते हो कि इनका काम क्या होता है, ठीक है, तो या तो क्रोमोफोर की तरह काम करेगा या ऑक्सोक्रोम की तरीके से काम करेगा। तो इनके प्रेजेंट के कारण अगर जो केमिकल हमारा है उसका कलर यदि चेंज हो जा रहा है, ठीक है, यानी कि इसका जो कलर है ओवरऑल अगर वो चेंज हो जा रहा है तो इसी को बोलते हैं सॉल्वेटोक्रोमिज्म। मतलब इट इज़ एबिलिटी ऑफ अ केमिकल सब्सटेंस, यानी कि जो हमने एसीटोन लिया है इसकी बात कर रहा है कि इसकी एबिलिटी, इट इज़ एबिलिटी ऑफ अ केमिकल सब्सटेंस टू चेंज कलर ड्यू टू चेंज इन सॉल्वेंट पोलैरिटी। सॉल्वेंट की पोलैरिटी चेंज होने की वजह से, क्योंकि हमने इसमें हेक्सेन ऐड कर दिया है, ठीक है, तो सॉल्वेंट की पोलैरिटी के चेंज होने की वजह से जो केमिकल सब्सटेंस है उसके कलर का चेंज होना, यही सॉल्वेटोक्रोमिज्म कहलाता है, ठीक है। These solute-solvent interaction affect the solute electronic absorption spectrum. This phenomena is known as solvatochromism, ठीक है। तो यही सॉल्यूट और सॉल्वेंट के इंटरेक्शन के कारण जो एब्जॉर्प्शन के स्पेक्ट्रम में बदलाव आ रहे हैं, जो चेंजेस आ रहे हैं, उसी को हम बोलते हैं सॉल्वेटोक्रोमिज्म। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं टाइप्स ऑफ सॉल्वेटोक्रोमेटिक शिफ्ट, ठीक। अब उन्हीं के कारण जो स्पेक्ट्रम में बदलाव आएंगे उन्हीं को हम बोल रहे हैं यहाँ पे सॉल्वेटोक्रोमेटिक शिफ्ट, कि स्पेक्ट्रम जो है वो हमारा किस तरीके से शिफ्ट हो रहा है, ठीक है, किधर साइड जाएगा तो क्या बोलना है, ठीक है। तो हमारा ये 4 तरीके का होता है, पहला बैथोक्रोमिक, दूसरा हिप्सोक्रोमिक, तीसरा हाइपरक्रोमिक और चौथा होता है हाइपोक्रोमिक। यहाँ पे आप ध्यान देना, एक हिप्सोक्रोमिक है और दूसरा हाइपोक्रोमिक है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है शिफ्ट को, चारों शिफ्ट को। तो आपका बैथोक्रोमिक देखिए इधर साइड है और रेड कलर से मैंने शो किया है, तो आप इसको जरूर ध्यान दीजिएगा कि क्यों मैंने इसको रेड ही कलर से शो किया है, ठीक है। यहाँ पे देखो हिप्सोक्रोमिक है, ठीक, इसको मैंने ब्लू कलर से दिखाया है, ठीक। यहाँ पे ऊपर साइड आपका आता है हाइपरक्रोमिक, हाइपर मतलब ही ज़्यादा होता है या ऊपर होता है, ठीक है ना, तो हाइपरक्रोमिक हमेशा ऊपर होता है और हाइपोक्रोमिक जो है, ठीक है, हाइपर हमेशा ऊपर होगा, हाइपो मतलब नीचे, तो हाइपोक्रोमिक शिफ्ट जो होता है वो नीचे साइड दिखाया गया है, ठीक है। और ये जो हम यहाँ पे दिखा रहे हैं वो एब्जॉर्बेंस वर्सेस वेवलेंथ का है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब हम 1 बाई 1 बैथोक्रोमिक, हिप्सोक्रोमिक और हाइपर और हाइपोक्रोमिक के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला है हमारा बैथोक्रोमिक शिफ्ट। A shift of absorption peak towards longer wavelength is known as बैथोक्रोमिक शिफ्ट, यानी कि हमारा जब ये वेवलेंथ आप देख रहे हो इधर से इस साइड बढ़ता जा रहा है, तो जब हमारा पीक जो होता है, तो जो हमारा पीक होता है अगर वो लॉन्गर वेवलेंथ की ओर यदि बढ़ता जा रहा है तो फिर हम इसी को बोलते हैं बैथोक्रोमिक शिफ्ट, ठीक है। तो ये देखिए हमारा इधर वेवलेंथ बढ़ता जा रहा है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं बैथोक्रोमिक शिफ्ट। जब ये हायर वेवलेंथ की तरफ बढ़ता जाएगा तो ये हो जाएगा बैथोक्रोमिक शिफ्ट। इसी को रेड शिफ्ट भी कहा जाता है, इसीलिए मैंने इसको रेड कलर से शो भी करा है, ठीक है। बाइथस जो कि ग्रीक वर्ड है,
इसका मीन्स होता है डीप और क्रोमा मीन्स होता है आपका कलर, इसलिए डीप कलर की बात कर रहा है। आपने विबग्योर में देखा होगा, जब विबग्योर हम लोग लिखते हैं तो इधर साइड जाने पे वेवलेंथ बढ़ता है ना, वायलेट से रेड की ओर जाने पे क्या वेवलेंथ बढ़ रहा है, तो इसीलिए हायर वेवलेंथ की तरफ जब जा रहा है तो इसीलिए रेड शिफ्ट हो गया। नेक्स्ट है इट इज आल्सो नोन एज रेड शिफ्ट और पॉजिटिव सॉल्वेटोक्रोमिज्म, इसी को रेड शिफ्ट बोलते हैं या फिर पॉजिटिव सॉल्वेटोक्रोमिज्म भी बोलते हैं। दिस शिफ्ट इज सीन विद इंक्रीज पोलैरिटी फॉर पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। ठीक है, यहाँ पे आप देख लेना, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन में अक्सर करके मतलब कि रेड शिफ्ट देखा जाता है। ठीक, नेक्स्ट है आपका हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। कह रहा है अ शिफ्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन पीक टुवर्ड शॉर्टर वेवलेंथ इज नोन एज हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। अभी मैंने आपको दिखाया, यहाँ पे देखिए, अब यहाँ ये कैसे जा रहा है, ये शॉर्टर वेवलेंथ की ओर, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। ठीक है, और ये हमने यहाँ पे इसको ब्लू कलर से शो किया है क्योंकि इसको ब्लू शिफ्ट भी बोलते हैं, हिप्सो को क्या बोलते हैं, ब्लू शिफ्ट भी बोलते हैं। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज ब्लू शिफ्ट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। हाइपरक्रोमिक शिफ्ट में क्या होता है, व्हेन एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी ऑफ अ कंपाउंड इज इंक्रीज इट इज नोन एज हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। तो मतलब कि जब एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी किसी कंपाउंड का बढ़ जाता है तो इसे हम क्या बोलते हैं, हाइपरक्रोमिक। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे बढ़ा हुआ दिखा रहा है एब्जॉर्प्शन, ठीक, एब्जॉर्प्शन जो होता है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि व्हेन एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी ऑफ अ कंपाउंड इज इंक्रीज्ड, जब एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी बढ़ जाएगा तो उसे आप बोलोगे हाइपरक्रोमिक। इफ ऑक्सोक्रोम इंट्रोड्यूस टू द कंपाउंड द इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन इंक्रीजेस। ऑक्सोक्रोम का आप काम जानते ही हो, वो किसी क्रोमोफोर के टच में आकर अपना जो एब्जॉर्प्शन के इंटेंसिटी को बढ़ा देता है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि अगर ऑक्सोक्रोम इंट्रोड्यूस हो जाएगा किसी कंपाउंड के साथ तो वो क्या करेगा, एब्जॉर्प्शन के इंटेंसिटी को बढ़ा देगा, तो वहाँ पे आप क्या देखने को मिलेगा, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। लास्ट है हमारा हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। हाइपो मीन्स डाउन साइड, नीचे वाला जो होता है। व्हेन एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी ऑफ अ कंपाउंड इज डिक्रीज इट इज नोन एज हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। यानी किसी कंपाउंड का यदि एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी कम हो जा रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, हाइपोक्रोमिक शिफ्ट बोलेंगे। ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ अ ग्रुप विच डिस्टॉर्ट द क्रोमोफोर, यानी कि अगर किसी कंपाउंड में ऑलरेडी क्रोमोफोर प्रेजेंट है लेकिन किसी कारणवश वो क्रोमोफोर यदि डिस्टॉर्ट हो जा रहा है ना, उसमें उसके स्ट्रक्चर में कोई किसी भी तरीके का चेंजेस आ जा रहा है, तो उसकी वजह से अगर एब्जॉर्प्शन की इंटेंसिटी कम हो जा रही है तो वहाँ पर हम बोलेंगे हाइपोक्रोमिक शिफ्ट, जो कि यहाँ पे हमने शो करा है। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे एब्जॉर्प्शन क्या हो जा रहा है, डिक्रीज हो जा रहा है, एब्जॉर्प्शन की इंटेंसिटी कम हो गई तो हाइपो हो गया, एब्जॉर्प्शन की इंटेंसिटी यहाँ पे बढ़ गई तो हाइपरक्रोमिक हो गया। अगर ये हायर वेवलेंथ के साइड जाने लगा तो ये रेड शिफ्ट दिखाएगा जिसे बैथोक्रोमिक बोलते हैं, और यदि वेवलेंथ यहाँ पे क्या हो गया, डिक्रीज हो रहा है, शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ जा रहा है तो ये हिप्सोक्रोमिक हो जाएगा जिसे कि ब्लू शिफ्ट बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक बार हम फिर से उन 4 शिफ्ट के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो 4 तरीके का हमने पढ़ा, बैथो, क्रिप्सो, हाइपर एंड हाइपो। तो यहाँ पे 1 बाय 1 हम देखते हैं। देखिए मैंने बोला जब वेवलेंथ के साइड बढ़ता जाएगा, जब लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ बढ़ेगा तो उसे रेड शिफ्ट बोलते हैं ना, तो रेड कलर से हम इधर दिखाएंगे, इसे हम क्या बोलते हैं, रेड शिफ्ट। और रेड शिफ्ट को ही हम क्या बोलते हैं, बैथो। ठीक है, नेक्स्ट हमने बोला जब अब हम शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ बढ़ेंगे तो इसको हम किससे दिखाते हैं, ब्लू शिफ्ट, ब्लू लाइन से, क्योंकि हम इसे क्यों बोलते हैं, ब्लू शिफ्ट, और इसे बोलते हैं हिप्सो। ठीक है, अब हम अगर ऊपर की तरह जा रहे हैं तो इसे हम बोलते हैं हाइपर। और सबसे लास्ट जब हम नीचे की तरफ आएंगे, एब्जॉर्बेंस हमारा, अगर एब्जॉर्बेंस की इंटेंसिटी यदि लो हो रही है तो हम इसे बोलते हैं हाइपोक्रोमिक। ओके, सब में क्रोमिक आप ऐड कर लेना, क्रोमिक, क्रोमिक। ठीक है, तो ये हमारा हो गया जो हमने अभी शिफ्ट देखा, चारों शिफ्ट यहाँ पे है, आप इसे अच्छे से समझ लेना।
अब देखते हैं सबसे लास्ट टॉपिक को, एप्लीकेशन ऑफ यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी, मतलब क्या उपयोग है यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी का। अब इसे यहाँ हम देखेंगे कि क्यों यूज करते हैं हम। तो पहला है डिटेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, हम फंक्शनल ग्रुप को डिटेक्ट करने के लिए यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी परफॉर्म करते हैं, ठीक है। दिस टेक्निक इज यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप बाय ऑब्जर्विंग द पर्टिकुलर वेवलेंथ। तो जो स्पेक्ट्रम आता है वहाँ पे वेवलेंथ को हम लोग अच्छे से एग्जामाइन करके वहाँ पे हम देखते हैं कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है और कौन सा फंक्शनल ग्रुप अब्सेंट है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट है उनका स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन यहाँ पे करते हैं हम लोग। कैसे बोला है, फ्रॉम द लोकेशन ऑफ पीक एंड कॉम्बिनेशन ऑफ पीक्स, तो जो पीक हमें वहाँ पे प्राप्त होंगे मिलेंगे उसके लोकेशन से और उनके कॉम्बिनेशन से हम कैलकुलेट करेंगे, हम पता लगाएंगे कि कौन सा स्ट्रक्चर वहाँ पे प्रेजेंट है। इट कैन बी कंक्लूडेड दैट वेदर द कंपाउंड इज सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड एंड द प्रेजेंस ऑफ हेटेरो एटम्स लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और हेलोजन। हम स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन में देखेंगे कि जो हमारा कंपाउंड है वो सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, उसमें यदि कोई हेटेरो एटम प्रेजेंट है तो वो कौन कौन से हेटेरो एटम्स हो सकते हैं, ऑक्सीजन है या नाइट्रोजन है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन का भी हम पता लगाते हैं। नेक्स्ट है डिटेक्शन ऑफ इम्प्योरिटी। Additional peak can be observed due to impurity in the sample. It can be compared with that of standard raw material. अगर वहाँ पे एडिशनल पीक्स हमें दिख रहे हैं तो वो हो सकता है कि किसी न किसी इम्प्योरिटीज़ का हो, ठीक है। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि सैंपल में कोई इम्प्योरिटी प्रेजेंट है। नेक्स्ट है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस जानने के लिए हम कुछ मेथड का यूज करते हैं, जैसे कि आपका सिंगल स्टैंडर्ड और डायरेक्ट कंपैरिजन मेथड हो गया, या बाय यूजिंग द कैलिब्रेशन कर्व मेथड। इन मेथड का यूज करके आप उनका क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी कर सकते हैं। फिफ्थ है हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमर। हम यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू किसी भी कंपाउंड का जियोमेट्रिकल आइसोमर उनका बता सकते हैं, ठीक है, कि मतलब कंपाउंड सिस फॉर्म में है या फिर ट्रांस फॉर्म में है। लाइक कैसे, तो बोल रहा है द रिजल्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन सो दैट सिस अल्कीन एब्जॉर्ब लोअर वेवलेंथ एट डिफरेंट वेवलेंथ एज कंपेयर टू देयर करस्पॉन्डिंग ट्रांस आइसोमर हायर वेवलेंथ। मतलब यदि सिस, अगर सेम कंपाउंड का सिस फॉर्म है या ट्रांस फॉर्म है, ये हमें पता लगाना होगा। तो जो सिस फॉर्म होता है उसका वेवलेंथ जो होता है वो कम होता है, वो लोअर वेवलेंथ शो करता है, और यदि उसी का ट्रांस फॉर्म है तो वो हायर वेवलेंथ शो करेगा। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि जो भी कंपाउंड है उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है। नेक्स्ट है हमारा मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन, मतलब यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू हम मॉलिक्यूल्स का वेट भी पता लगा सकते हैं। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड कैन बी मेजर्ड बाय प्रिपेयरिंग सुटेबल डेरिवेटिव्स। जो सैंपल होता है, जो कंपाउंड होता है, हम उनका डेरिवेटिव, अलग अलग तरीके का डेरिवेटिव बनाकर फिर उन्हें एग्जामाइन करके वहाँ से हम पता लगा सकते हैं एक दूसरे को कंपेयर करके कि पर्टिकुलर कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट क्या है। तो ये कुछ एप्लीकेशन से इंपॉर्टेंट टॉपिक था स्टूडेंट्स, इन्हें अच्छे से पढ़िएगा। आइए अब इनका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। ये आज का सबसे लास्ट पेज है। आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए स्टूडेंट्स, आपका सपोर्ट ही मेरे लिए मोटिवेशन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।